हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वेब फाइनेंशियल्स पे। तो आज हम अपने चैनल पे इक्विटी फंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर देखेंगे इक्विटी फंड्स के अंदर जितने भी स्कीम है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो जितने भी मेजर स्कीम है वो सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये सभी स्कीम्स में हमारे पैसे कहाँ पर लगते हैं, कितने परसेंटेज में इक्विटी पे लगते हैं, कितने परसेंट में कहीं और लगते हैं, ठीक है। क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन है इन्वेस्टमेंट की, ये सभी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस वीडियो में हम 10 स्कीम को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्कीम हम देखते हैं, जो कि है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड क्या होता है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, जो ना टॉप की 100 कंपनीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार, ठीक है, उसको लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं हम। और जो भी स्कीम इन 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है हमारे फंड को, उसको हम लार्ज कैप फंड बोलते हैं। तो इसमें ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी फंड हाउस के लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपका जो टोटल कैपिटल है उसका मिनिमम 80% तो लार्ज कैप फंड में जाएगा ही जाएगा। और जो बचे हुए 20% है वो डेट मार्केट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो उनके ऊपर है कि बाकी का 20% कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन मिनिमम 80% तो लार्ज कैप फंड में ही जाना है। फिर हम देखेंगे मिड कैप फंड। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, 101 से लेकर टॉप के जो 250 कंपनी है वहाँ तक जो भी कंपनी आपको इंडेक्स में दिखते हैं वो आपका मिड कैप कंपनीज होती है, ठीक है। तो जो भी इक्विटी स्कीम मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है उसको हम मिड कैप फंड बोलते हैं। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपका मिड कैप फंड में होना चाहिए, ठीक है, वो 65% होना चाहिए। तो ये परसेंटेज आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा फंड हाउस आपका इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 80% कर सकते हैं, 70% कर सकते हैं, ठीक है, 90% या 100% भी कर सकते हैं। लेकिन 65% से कम नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट मिड कैप फंड में, नहीं तो फिर उसको आप मिड कैप फंड नहीं बोल सकते हो। फिर जो फंड आता है उसको हम बोलते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि जो लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में आपका पैसा लगने वाला है, मीन्स टॉप के जो 250 कंपनीज है उसमें आपका पैसा इसमें लगने वाला है। और मिनिमम इसमें जो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, जो फंड हाउस के लिए दिया गया क्राइटेरिया, वो मिनिमम 35% फंड आपका लार्ज कैप में लगेगा और 35% फंड आपका मिड कैप कंपनीज में लगने वाला है। तो इसे हम बोलते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड। और मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा भी, इनके एग्जाम्पल से दिखाऊंगा, जैसे कि लार्ज कैप, ठीक है। तो लार्ज कैप का एग्जांपल हम देखते हैं कि मिनिमम कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट फंड हाउसेस कर रहे हैं। 80% इसमें मिनिमम होना चाहिए। कोई भी रैंडम एग्जांपल सबसे पहले में जो आ रहा है, ठीक है। तो निपॉन का हम लार्ज कैप फंड को एनालाइज करेंगे, देखते हैं हम यहाँ पर कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर इक्विटी पे, जो कि लार्ज कैप कंपनीज में होनी चाहिए। यहाँ पर वेटेज आप देख सकते हो, ठीक है। और इसने पूरा पैसा आपका इक्विटी में ही लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर 100% आप बोल सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में जा रहा है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, जोड़ सकते हो यहाँ पर 9.56, 6.105, 0.75 ऐसे करके आप कैलकुलेट करोगे तो 80% इससे क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद फिर जो आपका नेक्स्ट फंड आता है, फिफ्थ फंड जो है, वो है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप किसको बोलते हैं, ठीक है। आप ना बस ये डेफिनेशन ध्यान में रखोगे ना, कभी भी म्यूचुअल फंड लेने जाना है आपको, तो आपको किस टाइप का फंड चाहिए, लार्ज कैप में आपको इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में करना है, लार्ज मिड में करना है, स्मॉल कैप में करना है, या फिर मल्टी एसेट में करना है, तो आपको ना उसका डेफिनेशन पता रहेगा तो आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस फंड में जाना है। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड क्या होती है, जो टॉप के 250 कंपनीज को अगर आप साइड कर दो तो उसके बाद जितने भी कंपनीज बचते हैं वो स्मॉल कैप में आते हैं, ठीक है। तो जो भी फंड आपका 250 के बाद कंपनी स्टार्ट हो रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार, जो रैंक कर रहे हैं 251 से लेकर, उस पर जो फंड हाउस आपका पैसा इन्वेस्ट, उसको हम स्मॉल कैप फंड बोलते हैं। तो यहाँ पर ना मिनिमम आपका 65% जो फंड का इन्वेस्टमेंट है वो आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए, तो ही वो फंड स्मॉल कैप फंड कहलाएगा, ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं स्मॉल कैप पे एक बार क्लिक करता हूँ, तो देखो धन का जो यूज़र इंटरफेस यहाँ पर बना हुआ है ना, ये बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस बना हुआ है। यहाँ पर कैटेगराइज करके दिया गया है आपको ये कौन सा फंड है, ठीक है, किस फंड के कैटेगरी में कितने सब कैटेगरीज आते हैं, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर हम निपॉन का ही स्मॉल कैप फंड में एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका
एसेट एलोकेशन है वो 95.99 मीन्स 96% आपका जो पैसा है वो इक्विटी में डाला हुआ है। तो 65% मिनिमम होना चाहिए, उसके ऊपर कितना भी फंड हाउसेस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट आपको। इसके बाद फिर मल्टी कैप फंड क्या होता है? मल्टी कैप फंड मतलब कि लार्ज मिड और स्मॉल कैप कंपनीज़ में जो भी फंड आपको पैसा इन्वेस्ट करती है वो मल्टी कैप फंड होती है। यहाँ पर भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका ना इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% होना चाहिए। फिर आता है डिविडेंड यील्ड फंड्स। तो देखो डिविडेंड यील्ड फंड क्या होती है, ये नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। जो भी स्कीम ना आपका पैसा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है उसको डिविडेंड यील्ड फंड हम बोलते हैं। मिनिमम यहाँ पर आपका कैपिटल एलोकेशन ना 65% होना चाहिए इक्विटी पे। तो इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो बेसिकली आप ना अपने इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा डिविडेंड की आशा रखते हो तो फिर आप इसमें जाना। तो यहाँ पर ग्रोथ आपको ना इक्विटी फंड की तरह नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एवरेज 3 ईयर रिटर्न यहाँ पर 16.61% है, जहाँ पर हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पे देख रहे थे तो 18-20% यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा था। तो रिटर्न में थोड़ा सा आपको यहाँ पर इस कमी मिलेगी, लेकिन हाँ डिविडेंड आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलने वाला है बाकी सभी से। जैसे हम यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड में देखते हैं किस टाइप की कंपनीज में इसने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर देखो HDFC बैंक में इसने 7% आपका कैपिटल डाला, ICICI में डाला है, NTPC में डाला है, ठीक, मारुति सुजुकी में डाला है। तो जो भी कंपनीज जो आपको डिविडेंड अच्छा प्रोवाइड करती है तो वहाँ पर आपका पैसा यहाँ पर डाला हुआ है। यहाँ पर ना एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो डिविडेंड आपको नहीं देगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप ना अपने म्यूचुअल फंड से क्या एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ पर भी देखो 95% के आसपास इसने आपका इक्विटी पे पैसा डाला हुआ है, ठीक है। मिनिमम 65% होना चाहिए, हाँ मिनिमम 65% होना चाहिए, वहाँ पर 95% इसने डाला हुआ है। देखो फिर होता है वैल्यू फंड या फिर कॉन्ट्रा फंड। तो दोनों ही फंड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना, थोड़ा नहीं मीन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन इसको मैंने एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ना कोई भी फंड हाउसेस दोनों में से कोई एक फ़ंड ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों फंड कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती है, या तो वो वैल्यू फंड आपको देगी या तो कॉन्ट्रा फंड देगी। अब देखो वैल्यू फंड क्या होती है, ऐसी स्कीम जो ना वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करती है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, उसको वैल्यू फंड बोलते हैं। यहाँ पर मिनिमम 65% आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में जाएगा। तो जो भी ऐसी स्कीम है ना जो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में आपका पैसा डालती है तो फिर इसको कॉन्ट्रा फंड बोलते हैं। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट तो बहुत लोग समझते हैं लेकिन कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोग समझते हैं। ये क्या होता है, मार्केट के अपोजिट साइड में आपका पैसा यहाँ पर लगता है। अब मान लो कि यहाँ पर से ना यूटिलिटी या मीन्स ना ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पर से बूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है कि ऑटोमोबाइल बूम कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपका पैसा जाएंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक रहेगा ना, कोई भी ऐसी सेक्टर जो अभी बूम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मार्केट के अपोजिट अभी जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट के अपोजिट जो भी सेक्टर जाएगा तो वो चीप प्राइस पे आपको मिलने वाला है। तो उन कंपनीज में ज़्यादा पैसा आपका एलोकेट होने वाला कॉन्ट्रा फंड में। तो जब भी वो सेक्टर आपके तरफ मूव करने लगेगा तो फिर वहाँ पर आपका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा बूम करने वाला है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फंड आता है वो है फोकस्ड फंड, ठीक है। फोकस्ड फंड क्या होता है, तो हमने शुरू में देखा था मल्टी कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में फंड हाउसेस आपके पैसे इन्वेस्ट कर सकती है और किसी एक चीज़ पे फोकस करेगी। जैसे कि मल्टी कैप पे अगर उसका फोकस है, ठीक है, तो मल्टी कैप में 30 कंपनीज वो सेलेक्ट करेगी। जैसे नॉर्मल जो मल्टी कैप होता है उसमें तो पूरे मल्टी कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है ना, या लार्ज कैप है तो उसमें पूरे लार्ज कैप में हो रहा है, स्मॉल कैप में पूरे स्मॉल कैप में हो रहा है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप में मान लो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो फोकस्ड फंड में अगर जाओगे तो यहाँ पर ना स्मॉल कैप की जो टॉप 30 कंपनीज होगी, ठीक है, टॉप 30 कंपनीज के हिसाब से वो कंपनी डिसाइड करेगी, जो फंड हाउस है वो डिसाइड करेगी, ठीक, उसकी क्या क्राइटेरिया है टॉप 30 चुनने के। तो उस हिसाब से आपका टॉप 30 स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद फिर देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 65% होना चाहिए इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। फिर देखो सेक्टरल और थीमेटिक फंड, ठीक है। अगर आपको किसी एक सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है या कोई एक पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करना है तो फिर आप सेक्टरल या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखो ये होता क्या है, जैसे सेक्टरल फंड को पहले हम देखते हैं। सेक्टरल फंड मतलब कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, पावर हो गया, या फिर आप ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हो तो वो एक सेक्टर हो गया पर्टिकुलर। थीमेटिक क्या हो गया, जैसे थीम क्या होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ना बहुत सारे सेक्टर्स आ जाएंगे या बहुत सारे डिफरेंट ना कैटेगरी की कंपनीज आ जाएंगी। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी तो रहेगी ही रहेगी, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज रहेगी, जो कंपनीज सीमेंट बनाती है वो यहाँ पर आ जाएगी,
स्टील वाली कंपनीज आ जाएगी, टेलीकॉम आएगी यहाँ पर, ठीक है, पावर वाली कंपनीज आएगी। तो सभी का मिश्रण हो जाएगा यहाँ पर थीमेटिक फंड में। और यहाँ पर ना मिनिमम 80% आपका कैपिटल स्पेसिफिक सेक्टर या थीम में लगने वाला है पैसा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो एक फंड होता है जो बहुत ही कम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं या बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता रहता है, वो होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ठीक है। तो ना ये म्यूचुअल फंड ही होता है, लेकिन इसमें ना आपका लॉक इन पीरियड लगने वाला है। ये आपको टैक्स बेनिफिट भी देता है, जैसे आप इसको ना एक तरीके से ELSS फंड भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 साल का लॉक इन पीरियड यहाँ पर आपका रहता है। और लॉक इन पीरियड कब से रहता है, जो आप ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका पे करोगे वहाँ पर से 3 साल का लॉक इन पीरियड नहीं है, जो आपका लास्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर से 3 साल का लॉक इन पीरियड आपका चालू होगा, जो जिस दिन आपने लास्ट किस्त भरी अपनी इसकी म्यूचुअल फंड की, उस दिन से लेकर 3 साल तक आप जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। और वो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा अट्रैक्ट करेगा 3 साल तक इंटरेस्ट। और ना प्लस ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी, ये टैक्स बेनिफिट आपको ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो टैक्स में भी आपको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है अगर आप इस स्कीम में जाते हो तो। लेकिन हाँ, इसके साथ एक कैच है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। और यहाँ पर मिनिमम 80% फंड आपका इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड स्टॉक्स में जाने वाला है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ना जितने भी स्कीम्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक, उससे ज़्यादा स्कीम्स यहाँ पर सब कैटेगरी में बताया गया है धन के द्वारा इक्विटी फंड में। देखो मैंने मेजर डिस्कवर कर दिया अभी फ़िलहाल। जैसे यहाँ पर देख सकते हो लार्ज कैप हमने डिस्कस कर लिया, ठीक, मिड कैप कर लिया, स्मॉल कैप कर लिया, लार्ज एंड मिड कैप कर लिया, फोकस्ड कर लिया, ब्लू चिप समझ लो लार्ज कैप ही होता है, मल्टी कैप भी कर लिया हमने, ठीक। फिर सेक्टरल हमने कर लिया, इंटरनेशनल भी ये आप इक्विटी ही समझ लो, लेकिन नाम से पता चल रहा है इंटरनेशनल फंड है वो, तो बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। फिर वैल्यू में हमने डिस्कस कर लिया, कॉन्ट्रा हमने डिस्कस कर लिया, डिविडेंड यील्ड हमने डिस्कस कर लिया। तो हमारा फ्लेक्सी कैप और इंटरनेशनल अभी बचा हुआ है। तो आने वाले सब कैटेगरीज में डिस्कस हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं किसी और दिन इसके बारे में बता दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके तो ज़रा शेयर करो और अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो। गुड बाय।